मैं एम दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसमें हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने कुछ जो है सामान्य चर्चा, जैसे रासायनिक बलगतिकी क्या है ना, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, साथ में अभिक्रिया का वेग क्या है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम जो है वेग से रिलेटेड कुछ और यहाँ पर वेग दिया गया है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ाई करना है। इसमें अभिक्रिया का जो वेग है उस अभिक्रिया को वेग को और हम दो प्रकार के वेग के आधार पर क्या करते हैं, समझते हैं। एक होता है औसत वेग जिसको हम एवरेज रेट बोलते हैं, और एक होता है हमारा तत्क्षणिक वेग। तो हमको पहले क्या देखना है, औसत वेग को देखना है भाई। औसत वेग होता क्या है, औसत वेग, औसत वेग एवरेज हम लोग रेट देखेंगे। औसत वेग का मतलब ये होता है, वैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो क्या होता है हमारा अभिक्रिया होता है उसमें एक अभिकारक होता है और क्या होता है, एक उत्पाद होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया क्या होते जाता है, घटते जाता है, वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता होता है वो क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है, और उत्पाद की जो सांद्रता है वो ऐसे ऐसे क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। और एक द्रव्यक्रमानुपाती नियम होता है जो आप 11वीं में पढ़े हैं और आगे इसी लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्यक्रमानुपाती जो नियम होता है वो ये कहता है कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात अभिक्रिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा क्या होता रहता है, वो चलता रहता है। अलग बात है कि उसका समय अलग होते रहता है, उसकी सांद्रता क्या होते रहता है, बदलते रहता है, लेकिन अभिक्रिया कभी स्थिर नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि इकाई समय अंतराल में जो भी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन यहाँ पर आपका औसत वेग के नाम से जाना जाता है। फिर भी यहाँ पर औसत वेग को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है कि किसी जो है निश्चित समय अंतराल पर बोल सकते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल पर, है ना, जो भी अभिकारक या उत्पाद होता है उसके मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन उसका क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो लिख सकते हैं किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक और उत्पाद के मोलर सांद्रता में या मोलर सांद्रण में बोल सकते हैं, मोलर सांद्रण में औसत परिवर्तन, मोलर सांद्रण में औसत परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम औसत वेग को क्या कर सकते हैं भाई, परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो निश्चित जो भी समय अंतराल होता है, निश्चित समय अंतराल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बोल सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा में जो भी वेग के जो क्या होता है, हमारे अभिक्रिया के वेग में जो भी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, आपका औसत वेग कहलाता है। जिसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित दिए गए जो समय अंतराल होता है उस समय पर अभिकारक के उत्पाद के जो भी मोलर सांद्रता में जो क्या होता है, औसत परिवर्तन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका औसत परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका समय क्या होता है, लगभग जो है फिक्स रहता है कि भाई इस समय से इस समय की, मतलब 2 घंटा में 3 घंटा में जो भी परिवर्तन होता है उसका एक क्या मान लिया जाता है, एवरेज मान लिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, हमारा गाड़ी जो होता है, मान लो यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ एक दूरी है, मतलब यहाँ से मान लो ये हमारा 20 किलोमीटर दूर है, और 20 किलोमीटर दूर को अगर क्या करता है हमारा गाड़ी 10 मिनट में क्या करता है, हमारा तय करता है। तो उस स्थिति में हम एक एवरेज मान लेते हैं कि पर किलोमीटर को, है ना, पर 1 किलोमीटर को वो आधा मिनट में क्या किया होगा, तय किया होगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम क्या होता है, हमारा फिक्स है,
और यहाँ पर वेग को हम लोग जो है इस टाइम के आधार पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है, और उसको हमने कितना में क्या किया है, 10 मिनट में तय किया है। मतलब हम एवरेज बता सकते हैं कि पर किलोमीटर को हमने आधा मिनट में क्या किया है, तय किया है। अब वहाँ से ये नहीं पता चलता है कि 1 किलोमीटर को वास्तविक में हम आधा मिनट में तय किए हैं या नहीं किए हैं, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एवरेज बताया जा रहा है। आपको नहीं पता है कि 1 किलोमीटर जो है, मान लो आप एक किलोमीटर जिसमें रोड अच्छा था तो आप उन्होंने जो है उसको आधा मिनट में कंप्लीट किया, लेकिन एक जहाँ पर रोड अच्छा नहीं तो उसको शायद आपने 1 मिनट लिया है। लेकिन हम एवरेज ये मान के चलते हैं भाई कि हाँ हमने 20 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय किया है, अर्थात पर किलोमीटर को हमने आधा मिनट में तय किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हम जो है एवरेज बता सकते हैं कि हाँ अभिक्रिया जो है इस प्रकार से घटित हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो औसत वेग होता है, उस औसत वेग से हमको क्या करता है, जो भी अभिकारक होता है, जो भी उत्पाद होता है, उसके प्रारंभिक सांद्रता में कितना था और अंतिम सांद्रता कितना है और उसमें कितना समय लगा है, उसके आधार पर हम क्या कर देते हैं, जब उसका जो है वेग निकालते हैं तो वही औसत वेग कहलाता है, जिसको परिभाषा इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कि किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक के उत्पाद के मोलर सांद्रता में जो औसत परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। और यहाँ पर जो औसत वेग होता है उस औसत वेग को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है भाई, तो ये लिख सकते हैं औसत वेग, जिसको एवरेज क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रण में परिवर्तन किसके मोलर सांद्रण में परिवर्तन भाई, अभिकारक और उत्पाद के मोलर सांद्रण में क्या होता है हमारा परिवर्तन, यहाँ पर हम कर सकते हैं डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा इकाई समय अंतराल, या यहाँ पर बोल सकते हैं निश्चित समय अंतराल। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, इकाई समय अंतराल लिखा जा सकता है, या हम समय अंतराल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, मोलर सांद्रण में परिवर्तन, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के मोलर सांद्रण में परिवर्तन और इकाई समय अंतराल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभिकारक है ना, अथवा क्या है हमारा उत्पाद है, और इस उत्पाद के अभिकारक के मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है और इकाई समय के साथ परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, आपका औसत वेग कहलाता है। यहाँ पर जो औसत वेग होता है, इस औसत वेग को इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है भाई, हमारा लिखा जा सकता है औसत वेग बराबर, मान लो यहाँ पर कोई क्या होता है हमारा अभिक्रिया होता है, आर जो होता है पी में क्या होता है आपका बदलता है, तो उस स्थिति में इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है आर जो है डेल में परिवर्तन को शो करता है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाता है हमारा डेल टी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं, ये हमारा अभिकाराकार है और ये हमारा पी है। जो भी अभिक्रिया की जो दर होता है वो हमारा आर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है औसत वेग को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। हमारा अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन होता है जो समय के साथ होता है तो डेल टी से दर्शाया जाता है, क्योंकि समय के साथ इसके सांद्रता में कमी होता है तो उसे माइनस से दर्शाते हैं, और इसका जो मान होता है वो हमारे जो उत्पाद होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार से क्या किया जाता है, लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया भाई हमारा औसत वेग, और उससे रिलेटेड कुछ क्या हो गया हमारे बातें बस इसमें इतना ही। तो ये हो गया औसत वेग। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, थोड़ा सा तत्क्षणिक वेग के पास चलते हैं। तत्क्षणिक वेग क्या होता है, तीक्ष्ण वेग क्या होता है, तत्क्षणिक वेग क्या होता है। तो तत्क्षणिक वेग ये होता है कि दिए गए है ना किसी क्षण विशेष पर, हाँ दिए गए किसी विशेष क्षण पर या क्षण विशेष पर जब क्या होता है अभिकारक की जो वेग की जब गणना की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तत्क्षणिक वेग कहते हैं, जिसमें हमारा जो समय होता है वो निश्चित होता है, अर्थात निश्चित समय अंतराल पर ये भी अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं तात्क्षणिक जो होता है वो दिए गए विशेष क्षण पर या दिए गए विशेष क्षण पर जो भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पर तात्क्षणिक वेग को क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो दिए गए क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक
क्षणिक वेग कहलाता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि दिए गए क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है भाई? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसमें है ना निश्चित समय अंतराल पर या दिए गए इसमें निश्चित है ना समय पर तात्क्षणिक वेग क्षणिक वेग हम लिख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक अथवा उत्पाद के मोलर सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो तात्क्षणिक वेग है इसको भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि दिए गए क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसमें निश्चित समय t पर तात्क्षणिक वेग निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक के उत्पाद के मोलर सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। ये जो तात्क्षणिक वेग होता है ना वो एकक चीज़ को बताता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम लोग पहले देखे थे कि अगर 20 किलोमीटर की यहाँ से यहाँ दूरी है और अगर क्या किया जाता है 10 मिनट में तय किया जाता है, तो पहले वाला क्या बताता था कि 20 किलोमीटर को उन्होंने 10 मिनट में तय किया, अर्थात उन्होंने पर किलोमीटर को आधा मिनट में तय किया, ऐसा बोलता था। उसमें हमको ये नहीं पता चलता था कि वास्तविक में हर किलोमीटर आधा मिनट में तय हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमको नहीं पता चलता था। लेकिन यहाँ से जो है वो हमको तात्क्षणिक वेग से एकक चीज़ क्या होता है पता चलता है कि वास्तविक में ये जो हमारा क्या होता है आधा 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो रियल में आधा मिनट में तय हुआ है या नहीं हुआ है, फिर अगला 1 किलोमीटर आधा मिनट में तय हुआ है या नहीं हुआ है, फिर अगला हमारा जो क्या हुआ है हमारा 1 किलोमीटर आधा मिनट में तय हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब एक एक क्षण को, विशेष क्षण को अगर हम क्या करते हैं, अगर देखते हैं तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया होता है वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है ना, या उसको तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। इसको इंस्टेंटेनियस रेट के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जीरो के बहुत क्या होता है, करीब होता है। क्यों? क्योंकि एकदम जो है प्रत्येक समय प्रत्येक सेकेंड होने वाले जो क्या होता है हमारा अभिक्रिया के दर को प्रदर्शित करता है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग के नाम से जानते हैं। और पहले वाला एवरेज चलता था, ठीक है भाई, ये अभिक्रिया स्टार्ट हुआ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति और इतना समय लगा, तो उसको हम लोग क्या कर लेते थे, एवरेज मान लेते हैं, हाँ कि इतना समय में इतना प्रोडक्ट बना, वही उसका अभिक्रिया की दर होता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बना है ना, और अभिकारक में कितना परिवर्तन हो, अगले मिनट में कितना हुआ, ये क्या कहलाता है, हमारा तात्क्षणिक वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, समझाया और लिखा जा सकता है। भाई ये तो हो गया तात्क्षणिक वेग। अब बस इतना ही लिख देना कि दिए गए क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही क्या कहलाता है, आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और यहाँ पर तात्क्षणिक वेग बराबर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है तात्क्षणिक जो क्या होता है हमारा वेग होता है, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं और लिख करके यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसके लिए हम लोग डी का क्या करते हैं, सिंबल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ये जो डी होता है, आप यहाँ पर अगर आप आर लेना चाहते हैं तो आर ले सकते हैं, और यहाँ पर समय के लिए टी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो डेल के जगह यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा डी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि अभिकारक होता है, जैसे इसी को हम लोग ले लें तो ये आर होता है और क्या होता है, पी होता है। तो उसी स्थिति में ये माइनस को, और इसका जो मान होता है ये मान आपको क्या होता है, डी, और ये हो जाता है आपका पी, और मान क्या होता है हमारा डी टी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जहाँ पर ये प्लस को प्रदर्शित करता है क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है और इसमें जो है क्या होता है, आपका कमी होता है। तो इस तरीक़े से तात्क्षणिक वेग को इस प्रकार से फार्मूला से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जहाँ पर डी जो होता है समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, लेकिन ये तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। और डी टी बहुत कम समय अंतराल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार डी पी
जो भी उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को शो करता है। dt बहुत जो है आपका कम समय अंतराल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो t का मान होता है वो 0 के करीब होता है। किसके करीब होता है? 0 के करीब, क्योंकि समय बहुत क्या होता है इसमें कम होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। ये हो गया dt और ये हो गया हमारा dt। तो ये तो हो गया हमारा ताक्षणिक वेग। कौन सा वेग? ताक्षणिक वेग। ठीक है, ओके। अब इसी में और भी क्या किया जा सकता है? उदाहरण रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक दिया है a प्लस b और इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है c प्लस d और d दिया है। तो इसको अगर हम किसके आधार पर लिखते हैं? हम लोग ताक्षणिक वेग के आधार पर लिखते हैं। तो इसको क्या किया जा सकता है? आपका लिखा जा सकता है ताक्षणिक वेग बराबर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? ताक्षणिक वेग जैसे इसको करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा 1/, कितना हो जाता है हमारा a, और ये क्या हो जाता है हमारा a की सांद्रता डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, ये जो है dt को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? कैसे लिख सकते हैं इसको हम बताते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए इसको क्या किया जाता है? किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो ये कितना हो जाता है हमारा? ये हो गया आपका a, और a का जो मान होता है, a का मान हम लोग अगर लिखते हैं तो 1/, क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है, और ये जो है आपका d, और ये कितना हो जाता है? a/, कितना करता है हमारा? dt को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस में करें तो 1/, क्या लिखा जा सकता है? b लिखा जा सकता है, और यहाँ पर d, यहाँ पर क्या होता है हमारा? d, और ये हो जाता है b/dt को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ पर अभिकारक जो होता है उसका समय के साथ क्या होते जाता है? कमी होते जाता है, तो इसको माइनस से दर्शाया जाता है। और इज इक्वल टू, इसको आगे हम देखें तो इसी को इसके लिए देखें तो ये क्या हो जाता है? 1/c, और यहाँ पर d और d, और ये क्या हो जाता है आपका? d क्या हो जाता है? c/dt से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर बराबर ये कितना हो जाता है? 1/d, और ये जो है आपका d, ये हो जाता है हमारा 1/d, और इसको जो है d/, या इसको जो है आपका d बड़ा वाला, और इसको dt से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जिसमें उत्पाद जो होता है, ये उत्पाद जो है प्लस में प्रदर्शित होता है, और अभिकारक जो है माइनस में प्रदर्शित होता है। तो इस अभिक्रिया को इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। इसको और भी तरीका है, जैसे हमारा दिया है 2N2O5 ऐसा दिया गया है, और इसको अगर हम लिख देते हैं 2NO2, या इसी को लिखा जा सकता है हमारा 4NO2, और साथ में क्या लिख देते हैं? O2। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इसको अगर हम दर्शाते हैं ताक्षणिक वेग के आधार पर तो आप कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक क्या होता है हमारा? वेग होता है। तो इसके आधार पर देखें, ये 1/, क्या हो जाता है हमारा? 2 को प्रदर्शित करता है। तो ये 1/, क्या हो गया हमारा? 2 हो गया, और 1/2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? d, और ये हो जाता है N2O5 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा? dt। इससे दर्शाते हैं पहले जैसा, और चूँकि अभिकारक होता है तो ये किसको दर्शाते हैं? ये माइनस को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम इधर चले जाएं तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो 1/4 हो जाता है, d हो जाता है, और ये जो है आपका n, और आपका O2 डिवाइडेड बाई dt को क्या करता है हमारा? प्रदर्शित करता है। बराबर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी क्या किया जा सकता है? एक और को लिखा जा सकता है। ये कितना होता है? O में कुछ नहीं है, मतलब हमारा डायरेक्टली जो है यहाँ d, और ये हो जाता है O2, और अपान क्या होता है? dt को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रियाओं को ताक्षणिक वेग के आधार पर क्या किया जा सकता है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमने कौन कौन सा वेग देख लिया भाई? औसत वेग देख लिया और ताक्षणिक वेग देख लिया। यहाँ से आपको क्या कर सकता है? क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये हो गया ताक्षणिक वेग।
अब हम जो है इसके बाद कुछ और बातें हैं उसकी ओर क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर दिया है अभिक्रिया के वेग को क्या देखना है हमको, प्रायोगिक निर्धारण करना है। अभिक्रिया का वेग जो है उसका प्रायोगिक निर्धारण मतलब ग्राफ के द्वारा उसको क्या करना, समझाना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्राफ को देखते हैं। पहला जो ग्राफ दिया है वो तात्क्षणिक वेग के लिए दिया है भाई। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले ग्राफ जो पढ़ने वाले हैं वो किसको देखने वाले हैं, तात्क्षणिक वेग को देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए, तो तात्क्षणिक जो वेग होता है, तात्क्षणिक वेग के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। तात्क्षणिक वेग होता है, ये आप जानते हैं कि किसी क्षण विशेष पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर इस वेग की जो भी दर है या तात्क्षणिक वेग को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक क्या किया जाता है, आरेख खींचा जाता है जिसमें दो अक्ष होता है भाई। एक अक्ष होता है एक्स और एक अक्ष होता है वाई। ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स जो अक्ष होता है वो टाइम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और ये जो है मोलर सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, मतलब कंसंट्रेशन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन को दर्शाता है। कौन सा वाला, ये वाला जो भाग होता है। तो ये वाला भाग कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है, ये वाला जो है टाइम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यदि हम यहाँ पर टाइम में एक बिंदु क्या ले लेते हैं, पी ले लिया जाता है, और इसको इस प्रकार से जब क्या कर दिया जाता है, आगे लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा होता है वो आर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो है पी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात ये देखा जा रहा है कि अभिकारक होता है वो समय के साथ क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ की जो स्थिति होता है वो स्थिति आपका डेल, है ना। यहाँ पर अगर अभिकारक लिया है तो ये डेल आर को प्रदर्शित करता है, और यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये समय के साथ जो अभिकारक में परिवर्तन होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब ये जो है डेल टी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मान लेते हैं ये ओ है, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं ये ओ बी से होता है, और ये ओ ए से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया का प्रायोगिक निर्धारण है तात्क्षणिक वेग को करते हैं तो दो अक्ष लेते हैं। यहाँ पर टी बिंदु पर या टी बिंदु पर हम लोग क्या लेते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं, जिस पर एक क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से रेखा मिला देते हैं, और यही रेखा से जब क्या करते हैं हम लोग एक और ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है वो स्लोप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो दर होता है तात्क्षणिक वेग, उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। तात्क्षणिक वेग बराबर यहाँ पर लिखा जा सकता है, एक तो एक लिखा जा सकता है आपका d, और ये हो जाता है आपका x अपॉन dt, इस प्रकार से लिखा जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। या इसी को हम लोग और देखें तो इसी को हम लोग d और यहाँ पर r अपॉन dt से लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको माइनस से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या इसी को और आगे अगर हम देखें तो इसको और आगे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारा OA अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर O, यहाँ पर क्या होता है हमारा OA जो होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, D के लिए देखेंगे तो ये कोष्टक में क्या हो जाता है, OA हो जाता है, और यहाँ पर अगर OB के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है DT, जो कि माइनस में क्या होता है हमारा, प्रदर्शित होता है। यहाँ पर इसको माइनस में दर्शा सकते हैं, और इसका जो मान होता है ये क्या होता है भाई हमारा, ये होता है OA, ये क्या है हमारा O, और ये क्या है हमारा A, और इसका जो मान होता है वो D, और ये OB अपॉन क्या होता है हमारा dt के बराबर होता है। ये प्लस में लिखा जाता है और ये माइनस में लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से तात्क्षणिक वेग को दर्शाने के लिए छोटा सा क्या किया जा सकता है, आरेख लिखा जा सकता है, और इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम जो है किसके लिए देखें, औसत वेग के लिए देखें, तो औसत वेग के लिए भी क्या किया जा सकता है, आपका एक हमारा आरेख जो है बनाया जा सकता है। औसत वेग के लिए देखें तो औसत वेग के लिए हम लोग देखते हैं, तो औसत वेग के लिए क्या होता है, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो अक्ष होते हैं इस प्रकार से, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। यहाँ पर x अक्ष में दो समय ले लिया जाता है, निश्चित बिंदु मान लिया जाता है, ये और ये हो गया। इसको हम लोग जो है t1 से दर्शाते हैं। मान लो हम लोग इसमें ले रहे हैं
तो ये क्या होता है हमारा T1 और ये होता है हमारा T2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो सांद्रता वाला पक्ष होता है, सांद्रता वाला जो पक्ष है यहाँ पर, और ये वाला टाइम वाला पक्ष है यहाँ पर, तो ये समय को दर्शाता है और ये सांद्रता को दर्शाता है। यहाँ पर दो सांद्रता क्या मान लिया जाता है, ये हो जाता है आपका C1 और एक क्या हो जाता है हमारा C2, क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, ये हो गया आपका C1 और ये हो जाता है आपका C2। अब इसको क्रमशः जब क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये यहाँ से यूँ कर दें हम लोग, तो यहाँ से R1 जो कैसे बनेगा हमारा, ये बन जाएगा, यहाँ से ये तो हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से इसको और इसको यहाँ से मिला दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ से इसको, इसको और इसको क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और इसी में क्या कर दिया जाता है, एक स्लोप क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये स्लोप जो होता है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है भाई। किसको प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है। और भी अभिक्रिया आएंगे तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो C1 और C2 जो होता है अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। T1 और T2 जो होता है वो आपका जो है समय को प्रदर्शित करता है। तो उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यहाँ पर हो जाता है डेल और यहाँ पर C2 और ये क्या हो जाता है आपका C1, है ना, ये हो गया डिवाइडेड बाई, ये हो जाता है डेल, यहाँ हो जाता है T2 माइनस क्या हो जाता है आपका T1। और इसी को अगर लिखें तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, अगर अभिकारक है तो डेल R अपान क्या हो जाता है हमारा डेल T से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये है तो इसमें समय के साथ क्या होता है, इसमें कमी होते जाता है। तो अवरेज वेग के लिए इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, आरेख बनाया जा सकता है, जिसमें बताया जाता है कि T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता C1 रहता है, जैसे ही 2 समय पर पहुंचता है तो उसकी सांद्रता C हो जाता है, मतलब समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है, आपका कमी जो है आपको दिखाई देता है। जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ज़्यादा और लिखा जाए, दोनों के लिए लिखा जाए तो यहाँ पर जो है डेल, यहाँ पर हो जाता है R अपान इसको जो है किस रूप में लिखा जा सकता है भाई, डेल हो गया और ये हो गया R अपान क्या हो गया हमारा डेल, और ये हो गया T माइनस में, और ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ पर डेल P प्रोडक्ट के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो, और डेल T जो कि प्लस में होता है, क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यही आपका कौन सा वेग कहलाता है भाई, औसत वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा वेग हो गया हमारा, औसत वेग। तो इस प्रकार से छोटा सा क्या किया जा सकता है, इसमें आरेख बनाया जा सकता है। कौन सा वेग हुआ, औसत वेग के लिए। और भी हम इसमें देखते रहेंगे। फिलहाल ये अभी जो निकाले हैं वो किसके लिए होता है, हमारा औसत वेग के लिए होता है। तो ये हमारा कुछ बातें और हो गया हमारा औसत वेग का, और जो है ताक्षणिक वेग से। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग की क्या करना है, हमको गणना करना है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, उतना ताक्षणिक वेग के लिए देख रहे थे भाई, तो उसी के लिए यहाँ पर वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, ताक्षणिक वेग की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे उतना समय हम लोग क्या देखे थे भाई, उतना समय हम लोग देखे थे, वैसे हम जैसे यहाँ पर दिया है PCl, यहाँ पर क्या दिया है PCl 5 दिया है, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, PCl3 हो जाता है और Cl2 हो जाता है। तो अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग की गणना यहाँ से किया जा सकता है भाई। जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ताक्षणिक क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका वेग, और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, मतलब हम क्या कर सकते हैं D, ये हो जाता है PCl5 अपान कितना हो जाता है हमारा DT, और ये चूँकि हमारा अभिकारक है तो माइनस में लिख देते हैं, बराबर प्लस करके क्या कर देते हैं हमारा D, ये हो जाता है PCl क्या हो जाता है 3 अपान क्या हो जाता है DT, और साथ में प्लस करते हैं, लेकिन ये बराबर होता है, पहले बराबर कर दो फिर प्लस कर दो, तो ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है D, ये हो जाता है Cl2 अपॉन DT। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ताक्षणिक वेग की गणना कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आगे जो वीडियो है हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं।